चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोगों ने आपके एमपीजीके के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने आपके 1000 क्वेश्चन की क्लासेस कितनी कर ली थी। तो अभी तक आपकी 6 क्लासेस हो चुकी है और ये जो है ये क्लास नंबर 7 है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने 1000 क्वेश्चन सीरीज के 110 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111, यानी कि 111 क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पहले के 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पटवारी वाला कोर्स ज्वाइन करना, उसमें फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें एमपीजीके की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको करना क्या होगा, आप लोग डाउनलोड करिएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप। इस ऐप में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखना, ये ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। पॉपुलर कोर्स में जाना, पटवारी वाले कोर्स पे इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पटवारी मैथ्स कोर्स ओपन होगा। यहाँ पर ओवरव्यू, यहाँ पर कंटेंट, तो आप कंटेंट पर क्लिक करना। कंटेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे इसमें सारा कंटेंट आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मैथ्स के भी मिल जाएंगे, है ना, फ्री वीडियो मिलेंगे। उसमें 1000 एमपीजीके के क्वेश्चन ऊपर ही ऊपर आपको सबसे टॉप में दिख जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन के आपका वीडियो प्लस उसके जस्ट नीचे उसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, सारी क्लासेस कुछ इस तरीके से अवेलेबल होगी। आप देखेंगे यहाँ पर एमपीजीके क्लास 1, फिर उसकी पीडीएफ जस्ट उसके नीचे, फिर आप क्लास 2, फिर उसकी पीडीएफ। इस प्रकार से आपकी अभी तक 6 क्लासेस हो चुकी है। 6 क्लासेस की पीडीएफ उसके नीचे अपलोड है। जिन दोस्तों को नहीं मिला है, आप ऐप डाउनलोड करना, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो पटवारी का शानदार कोर्स अवेलेबल है। न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। 1000 की जगह 499 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। 31 मई आपकी लास्ट डेट है, उसके बाद ये कोर्स आपका 1000 रुपीज का हो जाएगा। तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है, पढ़ना है, वो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ 499 में अभी ज्वाइन करें और सीखना शुरू करें। जीरो टू हीरो बैच है, हर चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियोस है। आप लेयर 3 का ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। ठीक है, प्रीमियर हो रहा होगा, आप सभी दोस्त लाइव आ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 111 आप लोगों के सामने। आप सभी दोस्त वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, है ना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे, और क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा कि वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि मध्य प्रदेश, है ना, और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि इनके बीच में बॉर्डर बनाती है, वो कौन सी नदी है? जामनी, चंबल, बेतवा, गंभीर। बताइएगा कौन सी नदी यहां पर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग करिएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जामनी नदी। जामनी नदी जो है ये आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आपकी सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसकी कुछ डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है। ये जामनी नदी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर को पानी की सप्लाई की जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा भी तय करती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 1974 में हुई संधि के तहत कुल भराव क्षेत्र 17% पानी मध्य प्रदेश को दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जामनी नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 112 आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे ध्यान से, आंसर करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। यानी कि अभी हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच देखा, जामनी नदी सीमा बना रही थी। तो आप बताइएगा एमपी और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है, सिंध नदी है, यमुना नदी है, या इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश नदियां वाला जो चैप्टर है, इससे डेफिनेटली आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं। चाहे आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या जेल प्रेरी वन रक्षक, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक एग्जाम तो आपकी आने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब, चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी, है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये इंदौर के पास महू की जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। चलिए देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम महू शहर के पास स्थित जाना पाव नामक पहाड़ी से होता है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा, उत्तर
उत्तर पूर्व की ओर बहती है, इसका मतलब होता है जैसे इंदौर से निकल के उत्तर पूर्व, यानी कि आप 4 दिशाएं बनाएं तो सबसे पहले ऊपर जो होता है उत्तर दिशा, फिर इधर दक्षिण, फिर आपका इधर पूर्व, है ना, फिर आपका पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर बहती है ना। तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ पर स्थित है? तवा बांध और ये मधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, उज्जैन में स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है, या भिंड में स्थित है? आप लोग आंसर करिएगा। जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे सभी दोस्त। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा अगर इससे पहले के क्वेश्चन आप चाहते हैं इस प्रकार से, और सभी की पीडीएफ अगर चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको डाउनलोड करना होगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप। इसके पटवारी वाले कोर्स में आप लोग जाइएगा, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा कोर्स। ठीक है, कोर्स में आप फ्री आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, ये पटवारी वालों के लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए देखना, हाँ, क्या लिखा हुआ है? तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित है? ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद, भिंड। बताइएगा। 113 का आंसर जो बन रहा है दोस्तों, वो आपको मैं बता देता हूँ। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा होशंगाबाद, यानी कि होशंगाबाद में तवा बांध और मधाई आरक्षित वन स्थित है। चलिए, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में तवा नदी पर एक जलाशय है। यह मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा बांध के निर्माण द्वारा जलाशय का गठन किया गया था, जो 1958 में शुरू हुआ, 1978 में पूरा हुआ, है ना। मधाई सतपुरा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, आप अगर ये पीडीएफ प्राप्त करते हैं तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ इस तरीके से डिटेल भी मिलेगी, ताकि आप बाद में आराम से इनको पढ़ सके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, एकलव्य पुरस्कार संबंधित है। एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है, चलचित्र से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है, या खेल कूद से संबंधित है? मेरे दोस्तों चेक करिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, एकलव्य से आपको पता चल रहा होगा, ये जो पुरस्कार है मेरे दोस्तों, ये आपका खेल कूद से संबंधित है। ठीक है, खेल कूद से संबंधित आपका हो जाएगा 114 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कि एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये खेल कूद से संबंधित है। ठीक है, संगीत से संबंधित ग्रेमी अवार्ड होता है। ठीक है, ग्रेमी पुरस्कार या ग्रेमी अवार्ड होता है। ठीक है, चलचित्र आपका जो फिल्म वगैरह है उनके लिए ऑस्कर पुरस्कार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1997 में 1997 में एकलव्य पुरस्कार स्थापित किया गया। यह पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन, के बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इसके तहत 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 आप लोग देखिएगा, 115 वाला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दिया जाता? विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, शिखर अवार्ड, या विश्वामित्र अवार्ड? ठीक है, कौन सा खेल पुरस्कार, है ना, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दिया जा सकता, है ना, नहीं दिया जाता? विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, शिखर अवार्ड, या विश्वामित्र? तो आप लोग आंसर करिएगा, क्या आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग अगर लाइव देख रहे हैं तो बिल्कुल आंसर आप लोग चेक करिएगा कि 115 वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन रहा है वो है आपका शिखर अवार्ड। ये आपका खेल पुरस्कार नहीं है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश द्वारा खेल के क्षेत्र में विश्वामित्र अवार्ड, विक्रम अवार्ड और एकलव्य अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, विश्वामित्र, विक्रम और एकलव्य दिए जाते हैं, लेकिन शिखर अवार्ड आपका खेल पुरस्कार नहीं है। साहित्य, प्रदर्शन कला और रूपकर कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है कौन सा? शिखर, है ना। उल्लेखनीय है कि विक्रम अवार्ड मध्य प्रदेश का, है ना, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से, अभी हमने सारी चीजें, और विश्वामित्र पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं उनको दिया जाता है। विश्वामित्र भी आपको पता है गुरु थे, है ना। तो विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाएगा? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाएगा, यानी कि जो ट्रेनर होते हैं, है ना, जो टीचर होते हैं, उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया कि शिखर अवार्ड जो है ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दिया जाता, जबकि विक्रम, एकलव्य और एकलव्य की राशि कितनी है एकलव्य पुरस्कार की? तो 50,000 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये विश्वामित्र किसको दिया जाता है? तो ये टीचर को दिया जाता है,
ट्रेनर को दिया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? अगर आपने भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कुशल पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, ज्योति पुरस्कार या सूर्य पुरस्कार। तो सबसे बड़ा, सर्वोच्च, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश का कौन सा है? कुशल, विक्रम, ज्योति और सूर्य। तो आप लोगों को पता है, अभी हमने सीखा है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम पुरस्कार हो जाएगा। यानी कि विक्रम पुरस्कार जो है वो आपके मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है। इसमें विजेता खिलाड़ी को 1 लाख नगद, ठीक है, तो 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। उसके साथ ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए जाते हैं। इस खेल पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई। तो यहाँ पर दो चीजें आपको पता चली कि जो विक्रम खेल पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश का एक तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ठीक है, और इसमें 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना जो आपकी हुई है ना, 1990 में उसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो तीन चीजें आप लोगों को याद रखना है कि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है ना, जिसमें 1 लाख रुपए नगद, और 1990 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये चीज आप लोग पता कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117, 117 वाला देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताइएगा। काशी प्रसाद पांडे, पंडित कुंजी लाल दुबे, तेजला टेम्भरे या राम किशोर शुक्ला? ठीक है, चलिए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे बिल्कुल। 117 का क्या बता रहा है? बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष। तो प्रथम आपका बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम आपके मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। ऐसी बहुत सारी डिटेल आपकी पूछी जाती है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम, ये हम लोग किसी दिन स्पेशल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी डिटेल आप लोग देख लें। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में हुआ। तब प्रदेश के पहले विधानसभा पंडित कुंजीलाल दुबे विराजमान हुए थे। 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जबकि विष्णु विनायक सरवटे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे, ठीक है, उपाध्यक्ष रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, 118वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? आप लोग देखिएगा। HS कामत, राकेश साहनी, नरहोन्ना, BK शाह। आप लोग बताइएगा प्रथम मुख्य सचिव कौन थे दोस्तों। क्या इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा? क्या इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों? तो बड़ा आसान है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो वो आपके HS कामत थे। 118 का ए वाला आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा दोस्तों कि HS कामत आपके मुख्य सचिव थे, ठीक है। चलिए, ये चीज यहां पर है ना। दूसरे मुख्य सचिव थे नरहोन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइएगा। मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे? एम हिदायतुल्ला, जगदीश चरण वर्मा, अयोध्या पाठक, फैजानुद्दीन? बताइएगा। 119, क्वेश्चन नंबर 119 बताइएगा, है ना, क्या आंसर इसका बन जाएगा। इसके अलावा जितने दोस्त देख रहे हैं उन्होंने अभी तक 119 से पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, उनकी PDF भी नहीं प्राप्त की है, तो जरूर आप लोग ऐप डाउनलोड करें, लेयर 3 एजुकेशन ऐप। इस ऐप के स्टोर ऑप्शन में आपको ये कोर्स, जो पटवारी वाला कोर्स है, वहां पर ये सारे वीडियो आपको फ्री मिलेंगे। जिन दोस्तों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उनके अलावा जिनने नहीं किया है उनको भी एक सारे क्वेश्चन फ्री मिलेंगे। सारी PDF जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप जरूर प्राप्त करें। चलिए ठीक है, तो यहां पर हम लोग करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 119 का आप लोग आंसर कर रहे होंगे बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव हिदायतुल्ला को है। वो 1956-1958 तक प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे, बाद में भी भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 120 देखना दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? उच्च न्यायालय जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या जबलपुर में दोस्तों? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा होगा। आपको पता है उच्च न्यायालय जो है, न्याय राजधानी भी जिसको कहा जाता है, जबलपुर, ठीक है, न्याय राजधानी भी जिसको कहा जाता है, जबलपुर में आपके उच्च न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक है। इसकी दो खंडपीठ है, इसकी दो खंडपीठ है, वो ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। चलिए तो देखना यहाँ पर लिखा हुआ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। मध्य प्रदेश की स्थापना भी 1956 में हुई और उसके उच्च न्यायालय की भी साथ साथ में स्थापना हुई, जिसकी दो खंडपीठ है, दो शहरों में, एक तो ग्वालियर में है, ठीक है, और एक आपकी इंदौर में है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पर इसके अलावा जो दोस्त पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मैथ्स का शानदार कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 499 में भी ये पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसका डेमो देखना है तो आप इसके अंदर जा करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से कोर्स में सारी चीजें आपको अब मिल रही है। 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है, वो भी 499 में। आप बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। जीरो टू हीरो बैचेज, जिन दोस्तों को मैथ्स से डर लगता है वो बिल्कुल एक बार मैथ्स पढ़ के देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए, है ना। और ये जो ऑफर है 31 मई तक है। जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है जरूर करें। इस नंबर पे मैसेज आप लोग कर सकते हैं अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, किस तरीके की पीडीएफ चाहिए, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझे इतला कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सब्जी वाला भी आ गया है बाहर। हाँ, 121 वाला देखिए। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी मेरे दोस्तों? फातिमा बीबी, सरोजिनी सक्सेना, यहाँ पर लीला सेठ, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 121 का, ठीक है। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश की पहली महिला श्रीमती, है ना, सरोजिनी सक्सेना रही, जबकि फातिमा बीबी भारत की पहली महिला न्यायाधीश और लीला सेठ किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सरोजिनी सक्सेना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 122 देखिएगा। मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग यानी कि किस किले में है? ग्वालियर के किले में, रायसेन के, ओरछा के या बांधवगढ़ के? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। सोल्व करिएगा। आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? ग्वालियर दुर्ग में है, रायसेन के दुर्ग में है, ओरछा के दुर्ग में है या बांधवगढ़ के दुर्ग में है? आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है 122 का, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए कि ग्वालियर के किले में असीर आलमगीर का दरवाजा स्थित है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखना, मध्य प्रदेश में ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है। किलों का रत्न कहा जाने वाला कौन सा किला है? ग्वालियर के। इसमें 5 दरवाजे हैं: आलमगीर का दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथी फोड़ दरवाजा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके ग्वालियर किले को किलों का रत्न कहा जाता है और 5 दरवाजे हैं इसमें। कौन कौन से? आपका एक तो आलमगीर का जो अभी क्वेश्चन में आया था, फिर हिंडोला, फिर गुजरी महल, फिर आपका चतुर्भुज, फिर आपका हाथी फोड़। यानी कि बहुत खतरनाक किला है ग्वालियर का, है ना, जिसे किलों का रत्न भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कालीन गुफा समूह कहाँ है? उदयगिरी में है, हांडी खो में है, देवलाबाड़ी में है या भीम बेटका में है? आप लोग बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा दोस्तों। तो देखना बड़ा आसान है। विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कालीन गुफा समूह कहाँ है? तो 123 का जो आंसर बन रहा है बिल्कुल सही, भीम बेटका की गुफाएं, है ना, सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं का समूह कहलाता है। यहाँ पर देखना भीमबेटका 1957 विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्वविद यानी कि जो पुराने चीजों को, है ना, खोजते हैं, विष्णु श्रीधर वाणकर ने सबसे पहले खोजा। यहाँ की गुफाओं में आदि मानव द्वारा रंगीन शेल चित्र के कारण भीमबेटका जग प्रसिद्ध हुआ। विशाल चट्टान होने के कारण भी जैसी विशाल इनका नाम भीमबेटका पड़ा। यहाँ से प्राप्त चित्र 4000 साल पहले के हैं, ठीक है, 4000 वर्ष पहले के हैं ये चित्र, ठीक है। चलिए
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखना, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पंचमढ़ी जो आपका पर्यटन नगर है ना, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका जो मुख्य पर्यटन स्थल पंचमढ़ी है, ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्याचल पर, सतपुड़ा पर, अरावली पर या नीलगिरी पर? तो आप लोग बताइएगा क्या इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 124 का जो आंसर आ रहा है वो सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है पंचमढ़ी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है घूमने की। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और पर्यटन क्षेत्र है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए 125, क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा, अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है? पहाड़ी सैरगाह है, नवजीव अभ्यारण्य है, महेश्वरी मंदिर है या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो आपको पता है नर्मदा नदी जो है आपके अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, तो यहाँ पर इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का उद्गम। नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और ये आपकी उधर खंबात की खाड़ी में गिर जाती, हाँ खंबात की अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, गुजरात की तरफ जाएगी ना, हाँ अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, चलिए तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्व भाग में मेकल पर्वतश्रेणी में स्थित अमरकंटक भारत का पवित्र स्थलों में गिना जाता है। अमरकंटक से ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा का उद्गम यहाँ एक कुंड से हुआ है। नर्मदा के अलावा सोन व जोहिला है ना, मैंने कहा था कि अमरकंटक आपका जो है 3 नदियां निकलती है, एक तो नर्मदा, एक आपकी सोन, एक आपकी जोहिला। ठीक है, तो 3 नदियां यहाँ पर अनेक दर्शनीय मंदिर भी स्थित है। तो यहाँ पर आपका प्रसिद्धि का कारण क्या है अमरकंटक का? कि यहाँ पर नर्मदा नदी निकलती है, महत्वपूर्ण नदी है, सबसे बड़ी नदी है ना। क्वेश्चन नंबर 126 आप लोग देखिएगा दोस्तों, अशरफी महल कहाँ स्थित है दोस्तों? पन्ना में स्थित है, जबलपुर में स्थित है, मांडू में स्थित है या मंडला में स्थित है? बताइएगा। अशरफी महल है ना, तेरी झलक अशरफी है ना, ठीक है रीले देखी हो बहुत सारी, तेरी झलक अशरफी है ना, पुष्पराज झुकेगा नहीं। हाँ, तो 126 का जो आंसर बन रहा है वो आपका सी, मांडू, मांडू में स्थित है। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को। चलिए देखना, अशरफी महल मध्य प्रदेश के सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाले मांडू में है। यह मांडू की प्रमुख इमारत है। इसकी बनावट कटोरी की भांति है। महल पर बेल बूटों की पच्चीकारी की बनी हुई इसकी जालीदार खिड़कियां इसके भव्य और आकर्षक बनाती है। तो अशरफी महल कहाँ है? मांडू में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127 आप लोग लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ गुफाएं अपनी विशिष्ट शैली के कारण जानी जाती है। भित्ति चित्र, चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर या बौद्ध संतों की शरण स्थली या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ गुफाएं किस शैली के कारण जाती है? बाघ गुफाएं कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो ये आपके धार जिले में स्थित, मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ गुफाएं स्थित हैं दोस्तों। ठीक है ना। और भीमबेटका आपकी कहाँ है? तो रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके किस लिए, किस शैली के कारण जानी जाती है? तो 127 का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का मतलब, भीत का मतलब होता है दीवार, दीवार पर जो चित्र बने हुए हैं उस कारण ये जानी जाती है, उस विशिष्ट शैली के कारण जानी जाती है। उसका करेक्ट आंसर जो बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कुछ डिटेल यहाँ पर दी हुई है। मध्य प्रदेश के धार जिले के बागनी नदी के किनारे बाघ की गुफाएं अपनी विशिष्ट भित्ति चित्र शैली के कारण जानी जाती है। बौद्ध धर्म में संबंधित इन गुफाओं के चित्र अजंता की गुफाओं के समक्ष माने जाते हैं। चौथी 5वीं शताब्दी में निर्मित, चौथी 5वीं शताब्दी मतलब समझ रहे हो, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, जिसमें सन आपका 2022 चल रहा है। तो 21वीं से आप चले जाएंगे चौथी या 5वीं शताब्दी में, तो यहाँ पर 400 वर्ष की बात, 400 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, इन गुफाओं की खोज 1818 में की गई। कब की गई है ना, तो ध्यान रखना है ना।
कब की है गुफाएं? तो चौथी पांचवी शताब्दी की खोज कब हुई? तो 1818 हुई। यहाँ पर इन 9 गुफाएं थी जो वर्तमान में 5 रह गई हैं। इन्हें बौद्ध चित्त के प्राण भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 देखना मेरे दोस्तों कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला में है, मांडू में है, जबलपुर में है, ग्वालियर, है ना। रानी लक्ष्मीबाई बहुत खतरनाक, ठीक है, अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। ठीक है, चलिए तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर लिखा 1857 की क्रांति का महान सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य की शासिका थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निकट वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 129, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। बताइएगा। भीम को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भीम, अभी हमने देखा बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो वो आपके धार जिले में है। और मैं बताया था कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये आपकी रायसेन जिले, अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित है। 129 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत इजी है ये चीजें, भीमबेटका की गुफाएं, है ना, खजुराहो मंदिर, बाघ की गुफाएं, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन इनसे बनते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। इसका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 500 से अधिक घरों में लाखों साल पहले विश्व विवाहवासियों के रोजमर्रा का जीवन दर्शाते हुए छेल चित्र इसमें बने हुए हैं। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को की सूची में विश्व विरासत में शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, 1989 में आपके खजुराहो के मंदिर को, है ना, या सांची का, देखो मध्य प्रदेश में 3 स्थल आपके यूनेस्को की सूची में शामिल है। एक तो भीमबेटका की गुफाएं हो गई, एक आपके खजुराहो के मंदिर हो गए जो यूनेस्को सूची में शामिल है, एक आपके सांची का स्तूप है जो आपके इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा। ठीक है, चलिए असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? भिंड, उमरिया, बुरहानपुर, मंदसौर। बताइएगा असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? 130 आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि यहां पर लिखा हुआ है बुरहानपुर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा 130 का सी, ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर महेश्वर नगर के स्थित असीरगढ़ का नाम का छोटा सा कस्बा है, वहां पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप पटवारी कोर्स में जाना, वहां पर एमपीजीके के 1000 क्वेश्चन फ्री अवेलेबल है। मैथ्स का कोर्स भी ज्वाइन करना है, जरूर करना बिल्कुल। और शानदार डेली क्लास आपकी चल रही है मैथ्स की भी, 8 बजे बिल्कुल लाइव। जो लोग 8 नहीं है ग्रुप में, वो 9893800651 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली क्लास की लिंक अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। और एमपीजीके की पीडीएफ चाहिए तो कोर्स में जाना, वहां पर अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। 130 के आगे क्वेश्चन वहां पर हम लोग करेंगे अगली क्लास में। क्लास 7 है, क्लास 8 में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो करते जाना दोस्तों, बहुत मायने रखता है आपका लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।